Hey guys, it's Sigmoid and welcome to the first lecture on Start Programming with Octave and MATLAB. इस वीडियो सीरीज की मदद से हम शुद्ध हिंदी और देसी भाषा में प्रोग्रामिंग की बातें करेंगे ऑक्टेव और मैटलैब की मदद से। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग, जैसा कि हमें डिफिनेशन रटवाया गया है बचपन में, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देंगे एंड कंप्यूटर विल प्रोसेस इट एंड गिव अस द आउटपुट। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडली देखना चाहें और इसके कंसेप्ट को समझना चाहें तो उसे कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप अपने पीसी को यूज क्यों करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी लोग होते हैं वो पीसी को मेनली 3 कामों के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उनका यूज करने के लिए। दूसरे कुछ लोग होंगे जो अपने पीसी का यूज गेम्स, मूवीज वगैरह देखने के लिए करते होंगे। और कुछ और ऐसे काम हैं, कुछ और ऐसे लोग हैं जो अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से मेरा मतलब ये है कि कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम या कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम हो सकता है जिसे सॉल्व करते होंगे पीसी पे। तो प्रॉब्लम्स जो है आपका वो मेनली 2 तरीके का हो सकता है, एक तो प्री डिफाइंड प्रॉब्लम और एक डाइवर्स प्रॉब्लम। अब प्री डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होते हैं? जो प्रॉब्लम पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं और सभी को ये प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं, और इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने एप्स और सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है जिसे बस आप नंबर पुट करके पा सकते हैं। जैसे एक प्री डिफाइंड प्रॉब्लम है 1245 प्लस 1993। अब इन 2 नंबर का आपको सम करने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आप डाउनलोड करेंगे या आपके कंप्यूटर में होगा ही, उसमें आप इन नंबर्स को पुट करके आसानी से इसका वैल्यू पा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो डाइवर्स प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के बीच में एक ऐसा प्रॉब्लम मिलता है जहां पे आपको 1245 से लेकर 1993 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स का सम चाहिए। तब आप इसको कैलकुलेटर में नहीं पुट कर सकते और आपको इसका आउटपुट नहीं मिल सकता है। ना ही आप ऐसे प्रॉब्लम को मैनुअली अपनी उंगली पे गिन के कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा और होना पॉसिबल भी नहीं है। अब मज़े की बात यह है कि आपका कंप्यूटर इस प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है, बिल्कुल इस प्रॉब्लम की तरह। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप अपने कंप्यूटर को बताएंगे कैसे कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। हाउ यू विल टेल योर कंप्यूटर दैट आई वांट द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1245 टू 1993। अब आपके कंप्यूटर में जो 8 GB का रैम, 4 GB का रैम, इतने अच्छे अच्छे i3, i7, i5 प्रोसेसर्स लगे हैं, उनका यूज करके इसका सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसान है। और आप जिस मेथड से कंप्यूटर को ये बात बताएंगे उसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब आप कंप्यूटर को ये चीज़ बताएंगे कि मुझे इसका सम चाहिए और पुट करेंगे कंप्यूटर के अंदर अपने विचारों को, अपने प्रश्न को, उसी प्रोसेस को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहेंगे। हम उसी को हम प्रोग्राम कहेंगे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ओके, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। सबसे बड़ा मिथ जो आपके रास्ते में आएगा अगर आप CSIT ब्रांच के नहीं हैं प्रोग्रामिंग सीखने में, वो है कि प्रोग्रामिंग मीन्स CSEIT। नो, इट्स रॉन्ग, बिल्कुल गलत बात है। और ऐसा मेंटालिटी हमारे अंदर फीड किया गया है। ये उस जमाने की बात थी जब कंप्यूटर्स इक्का दुक्का यूज हुआ करते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। आज के ज़माने में मैनुअल से मैनुअल काम में अब कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। जिस फील्ड में दिखता ही नहीं था कि कभी कंप्यूटर आएगा, उस फील्ड में भी आज कंप्यूटर ने दुनिया को बदल दिया है। तो बेसिकली मैंने डिवाइड कर दिया है रोल। CSE डेवलपर क्या करेंगे? CSE डेवलपर अगर कोई होगा तो CSE डेवलपर मेनली फ्रेमवर्क्स डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और ऐसे ऐसे ऐप्स डेवलप करेंगे जिसकी मदद से बाकी लोग अपने खुद के फ्रेमवर्क, ऐप और सॉफ्टवेयर बनाकर अपने डोमेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी कि एक CSE डेवलपर फ्रेमवर्क बनाएगा और उस फ्रेमवर्क का यूज करना हमारा काम है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस में CSE डेवलपर्स ने एक फ्रेमवर्क बना दिया है वर्डप्रेस को, और वर्डप्रेस की मदद से जिसे नहीं आता है या जिसे थोड़ा बहुत ही वेब डिजाइनिंग के बारे में पता है वो भी अपने वेबसाइट्स बनाता है। वैसा ही कुछ माहौल इधर भी होने वाला है आने वाले समय में, या आ चुका है उस समय। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो नॉन एकेडमिक यूज भी बहुत सारे हैं इसके। आप छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम ऑटोमेट कर सकते हैं। और इसके लिए आप, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपना, जब मैं ब्लॉग पोस्ट भी डालता हूँ तो उसके लिए थंबनेल बनाना, फोटोज पे लिखना, फिर उसको सजाना, ये एडिटिंग करना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैंने एक थंबनेल क्रिएटर का कोड लिख रखा है और इस कोड की मदद से मैं बस फोटोज डालता हूँ, क्या लिखना है डालता हूँ और एक माउस का बटन दबाता हूँ और
थंबनेल क्रिएट हो जाता है। अब जी हाँ, आप बोल सकते हैं कि इसके लिए ऐप्स भी अवेलेबल हैं, बट ऐप्स में प्री डिफाइंड होता है सब कुछ, सारे लोग उस ऐप को यूज कर रहे हैं और सबका थंबनेल एक जैसा हो जाएगा। मैंने अपने हिसाब से अपने लिए अलग पर्सनल थंबनेल मेकर बना रखा है और जिसे मैं चेंज भी कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। सो सेकंड चीज है वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्टर विदाउट गिविंग एनी डाटा टू थर्ड पार्टी। वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्टर भी मैंने बना रखा है। अब जैसे अभी वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्टर के लिए आपको डेटा जो है सर्वर पर डालना होता है किसी न किसी के। मैं वो नहीं चाहता था कि मेरा डेटा किसी के पास जाए, तो मैंने ऑफलाइन वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्टर बना रखा है। अब ये ज़्यादा एक्यूरेट तो है नहीं, बट काम हो जाता है। उसी तरह से मैं इमेजेस की मदद से शॉर्ट वीडियोस बना लेता हूँ ऑफलाइन ही अपने अकॉर्डिंग। अब एकेडमिक यूज पे आते हैं। जैसे एकेडमिक यूज क्या हो सकता है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपको सबसे ज़्यादा एकेडमिक यूज आएगा इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में, और सिमुलेशन, मैथमेटिकल मॉडल और फेलियर एनालिसिस करने में। और डोमेन नॉलेज के छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी मैंने बनाकर रखे हैं जो मैं सीखता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, सॉरी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो प्रोग्रामिंग, आप सोच सकते हैं प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। प्रोग्रामिंग का मतलब कतई कोडिंग नहीं होता है। प्रोग्रामिंग मतलब एल्गोरिदम डेवलप करना होता है। असल में एल्गोरिदम एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का, लेकिन यहाँ पे उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिदम मतलब स्टेप्स क्या होंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप अगर मैथ्स बनाते होंगे, मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे, तो उसमें हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले इस स्टेप को, फिर इस स्टेप को, फिर इस स्टेप को, और फिर फाइनली सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। बिल्कुल सिमिलर फैशन में यहाँ भी हम एल्गोरिदम डेवलप करेंगे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और एल्गोरिदम डेवलप करने के लिए, एल्गोरिदम यानी स्टेप, एल्गोरिदम डेवलप करने के लिए हमें चाहिए होगा डोमेन नॉलेज। और डोमेन नॉलेज यानी कि हमारे अपने जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं उस फील्ड की जानकारी होनी चाहिए अच्छी खासी, तभी हम एल्गोरिदम बना सकते हैं। अब कोडिंग करना आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का कोर्स करके सीख सकते हैं, लेकिन एल्गोरिदम डेवलप करना आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। एल्गोरिदम के लिए आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए और आपको हर प्रॉब्लम के लिए नए एल्गोरिदम बनाने की जरूरत होगी। और एक एल्गोरिदम जो है एक प्रॉब्लम के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक प्रॉब्लम को कई तरह अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, और उसमें से जो सबसे बेस्ट एल्गोरिदम होगा वो सबसे कम समय लेगा, कम रिसोर्सेस आपके लैपटॉप के लेगा, और उसमें कम कोड लिखे होंगे। तो एल्गोरिदम की एक और खासियत है कि आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इस एल्गोरिदम को लिखिए, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एल्गोरिदम रन हो रहा है तो ये एल्गोरिदम और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चलेगा ही चलेगा। चलिए एल्गोरिदम समझने के लिए एक प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। मेरे पास एक इस टाइप का रॉड है, और ये रॉड आप देख सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। इस रॉड का मुझे इलोंगेशन निकालना है, कितना ये इलोंगेट होगा अगर मैं इसको दोनों साइड से खींचूंगा। अब हुक्स लॉ जो मेरे पास है, जो सिविल और मैकेनिकल के मेरे दोस्त समझ रहे होंगे, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास इलोंगेशन का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू पी एल बाई ई ए। पी फोर्स लग रहा होता है, ई जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, स्टील के लिए ई अलग और वुड के लिए ई अलग। और इसी तरह से ई की वैल्यू हो गई ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, इस साइड का यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, और एल होता है लेंथ। तो इस फॉर्मूले के साथ दिक्कतें हैं कि यहाँ पे एरिया जो है कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एक कांस्टेंट एरिया होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया हर पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो शेप है या बार है उसका एरिया चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डोमेन नॉलेज को पहले अप्लाई करेंगे। डोमेन नॉलेज हमारा ये कहता है कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो इसे छोटे छोटे पीसेस में बांट लो और कंसीडर करो कि एरिया सेम है। तो मैंने क्या किया, इसको ढेर सारे छोटे छोटे पीसेस में बांटा और हर पीस का क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल सेम बना दिया। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा इक्वल टू पी एल बाई ई ए, जिसमें पी जो है सबके लिए सेम है, एल जो है सबके लिए सेम है, ई जो है सबके लिए सेम है, बस एरिया वेरिएशन होगा। तो जब हम एल्गोरिदम डेवलप करेंगे तो हमारे पास डेटा दिया होगा पी का वैल्यू, एल नॉट का वैल्यू। तो जब हम एल्गोरिदम डेवलप करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें इनपुट देना होगा। इनपुट यानी ये सारे वैल्यूज देंगे, पी, ई, ए, बी, एल नॉट, एन यानी हम इसको कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, और इस एन को हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इसको अभी हम 10,000 हिस्सों में बांट रहे हैं। जब 10,000 हिस्सों में इसको बांटेंगे तो ये जम्पशन मेरा सही हो जाएगा, एरिया सेम होने वाला। और इनिशियल इलोंगेशन 0 हम ले रहे हैं। फिर एक लूप करके चीज आती है, लूप यानी कि एक ही चीज को बार बार रन करना। सो ये उसका डायग्राम है जो हम आगे देखेंगे भी। अब लूप में मैंने कंडीशन लगा रखा है कि आई 0 से शुरू होगा, यानी कि 0 से ये लूप चलना शुरू होगा और 10,000 आने तक ये लूप चलेगा। तो यानी कि 10,000 बार हम डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे और उन सारे डेल्टा के वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल इलोंगेशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आई की वैल्यू 0 से 10,000 के बीच में है तो हम
उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वेरी हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे हर बार, और फिर डेल्टा कैलकुलेट करेंगे और उस डेल्टा को इलोंगेशन में ऐड कर देंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या 10,000 पे आ गए। 10,000 पे अगर नहीं आए हैं तो फिर से यही काम होगा, और फाइनली जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि शुरुआत होगी इस एलिमेंट से, इधर वाले एलिमेंट से, इधर जो एलिमेंट है, और इस एलिमेंट से चलते चलते हम इस एलिमेंट तक पहुंचेंगे। जब इस एलिमेंट पर पहुंच जाएंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 10,000। जैसे ही 10,000 होगा तो 10,000 से ज़्यादा होगा, 10,000 तक तो सही है, 10,000 से ज़्यादा होगा तो हम जो है देखेंगे कि n से बड़ी होगी मेरी आई की वैल्यू, और डिस्प्ले इलोंगेशन सीधे मेरा प्रोग्राम अब एंड हो जाएगा। सो देखिए ये रहा कोड। अगर मैं एल्गोरिथम टू कोड कन्वर्जन देखूं तो देखिए कितना आसान है। इनपुट, मैंने इनपुट दे दिया सारे वैल्यूज़ का। उसके बाद लूप के लिए फॉर लूप करके एक चीज़ आती है, लूप मैंने बना रखा है, और लूप के अंदर में हम जो है ये 3 काम करेंगे। तो कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट डेल्टा एंड ऐड डेल्टा टू इलोंगेशन। और जब मेरा लूप एंड होगा, लूप एंड होने के बाद डिस्प्ले इलोंगेशन, लूप एंड होने के बाद डिस्प्ले इलोंगेशन। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके कि आखिर क्या होता है। इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमें इस फाइनल इलोंगेशन की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम को मैंने रन किया और मुझे फाइनल इलोंगेशन की वैल्यू मिल गई है। अब इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि हम जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी जिस सॉफ्टवेयर को आपको दिखा रहा हूँ वो ऑक्टेव है। ऑक्टेव और मैटलैब के कोड्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो ऑक्टेव में अभी हम इस चीज़ को कर रहे हैं। अब देखिए जब मैंने इसको 10 कर दिया तो 10 करने के बाद जो है इलोंगेशन की वैल्यू कम गई, और फिर जब मैंने 1000 स्टेप्स में इसको बांटा तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो जब हम इसको बढ़ाएंगे यानी ज़्यादा टुकड़ों में बांटेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। अगर हम 10 लाख या 1 करोड़ कर देते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मुझे आएगा, जो आप देख सकते हैं कि ये जा रहा है 62,501 0.000, बहुत छोटा इलोंगेशन हो रहा है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिविल मैकेनिकल के इंजीनियर ज़्यादा सही रहेंगे या CSE IT के पर्सन ज़्यादा सही रहेंगे? ऑब्वियस आंसर है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर ज़्यादा सही होंगे अगर उन्हें कोडिंग एल्गोरिदम डेवलप करना और कोडिंग आती हो तो। और दोस्तों देखिए इंडिया में इस चीज़ को बहुत इग्नोर किया जाता है। हमारे कोर्स वर्क में है एडेड ऑलरेडी, हर किसी के कोर्स वर्क में, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, उसके कोर्स वर्क में एडेड है कोडिंग। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम इंडिया के इंजीनियरिंग को एक दूसरे लेवल पे ले जाएं और वर्ल्ड को रूल करें हमारे इंजीनियर्स। इसलिए इसे जितने भी आपके इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हैं जो कोडिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ इसे शेयर करिए, और आने वाले वीडियोस में मैं इसे और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैटलैब और ऑक्टेव को समझेंगे, और उसके बाद मैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी आऊँगा जो हमारे साइंटिफिक और कंप्यूटेशन यूज के लिए जरूरी होंगे। टिल देन दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।